मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आज मैं आपको प्रैक्टिकली एक लाइनक्स मशीन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा अपने लैपटॉप के अंदर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैब हम अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं और इस लैब की हेल्प से आप लाइनक्स सीख सकते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप लोग ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे एक ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना चाहिए जो कि आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप अपने सिस्टम पे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लेंगे, आफ्टर दैट आपको ये ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा जैसा अभी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। ये बेसिकली एक हाइपरवाइजर है। हाइपरवाइजर क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग मेरे पुराने सेशंस को देख सकते हैं। तो ये एक टाइप 2 हाइपरवाइजर ओरेकल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी हेल्प से आप अपने लैपटॉप के ऊपर वर्चुअल मशीन चला सकते हैं। उन वर्चुअल मशीन में आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें एक इमेज डाउनलोड करनी होती है जिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस के लिए मैंने सेंटोस 7.9 को चूज किया है। तो मुझे सबसे पहले सेंटोस की साइट पे जाके वहां से आईएसओ इमेज डाउनलोड करनी चाहिए। याद रखें आपकी इमेज फाइल आपकी आईएसओ होनी चाहिए और कोई दूसरा फॉर्मेट होगा तो वो ऐसे नहीं चलेगा इजीली। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे मशीन में। यहाँ मशीन में जाके आप यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू एंड ऐड। ऐड का मतलब होता है बेसिकली आपकी कोई मशीन कहीं और क्रिएटेड है और आप उसको जस्ट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। हमें न्यू पे सिलेक्ट करना है। न्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आप वीएम का नाम क्या देना चाहते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि दिस इज सेंट ओएस, ओके, ये मैंने मशीन को नाम दिया सेंटोस। इसके बाद ये पूछता है कि इसकी फाइल को हम कहाँ सेव करेंगे। तो इसकी फाइल को हम सेव करेंगे अपने पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। आप चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डिफॉल्ट पे छोड़ सकते हैं। देन ये पूछता है कि किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आप मशीन बनाना चाहते हैं, क्या ये लाइनक्स होगा, विंडोज होगा। एज यू कैन सी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, सोलारिस, बीएसटी। तो बेसिकली जस्ट ये जानना चाहता है कि आप किस तरीके का आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे लाइनक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ये पूछेगा आपसे कि आप लाइनक्स का कौन सा रिलीज इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप यहाँ पे रेड हैट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे जो वर्जन लिखा है वही वर्जन सिर्फ इंस्टॉल होगा। इट इज जस्ट फॉर इस इस हाइपरवाइजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप कौन सा पर्टिकुलर रिलीज इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इट इज जस्ट आप सिलेक्ट करते हैं। आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे आपके प्लेटफॉर्म को इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। देन आप नेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पे ये आपसे पूछता है कि आप कितना रैम देना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म को। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रैम है यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। तो मेरे पास अवेलेबल है 16 जीबी ऑफ रैम और यहाँ पे मुझे इसको बहुत ही वाइजली सिलेक्ट करना होता है बिकॉज हम ऑलरेडी विंडोज यूज कर रहे हैं जो कि काफी रैम उसको खुद भी चाहिए होता है विंडोज को चलने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन एंड रेड कलर, काइंड ऑफ ऑरेंज। ये आपको बताता है कि आप इससे ज़्यादा मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते बिकॉज इससे ऊपर जो मेमोरी है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर आप ये सारा काम कर रहे हैं विंडोज उसको भी चाहिए। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइनक्स की एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि इसको रैम का कोई ऐसा इशू नहीं होता है। ये ग्राफिकली ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, अभी भी नहीं है, बट हाँ ये थोड़ा बहुत ग्राफिक सपोर्ट करते हैं फॉर यूजर्स। तो इसलिए आप डिफॉल्ट केस में 1 GB रैम दे सकते हैं डिपेंडिंग कि आपके पास लैपटॉप में कितना अवेलेबल है। अगर आपके पास 4 GB की रैम है तो आई रिकमेंड कि आप 1 GB रैम, सॉरी 4 GB की रैम है तो आप 1 GB अपने वीएम को दे सकते हैं सो दैट आपका सिस्टम भी सही चले और उसके साथ साथ आपका लैपटॉप भी ठीक चले। ऐसा ना हो कि आप सारी रैम इस वीएम को दे दें और आपका लैपटॉप हैंग करने लगे। देन सेकंड आपको सिलेक्ट करना होता है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क आपको बहुत ही वाइजली चूज करना चाहिए बिकॉज आपके पास कितना स्टोरेज है टोटल, कितना स्पेस खाली है, देन आप इस पर्टिकुलर वीएम को कितना देना चाहते हैं। अब आप यहाँ पे जितना स्पेस देंगे उतना बड़ा आपका हार्ड डिस्क क्रिएट होगा और उतना ही मुश्किल हो सकता है आपके लिए बाद में किसी और सिस्टम पे एक्सपोर्ट करना या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो हमें इस केस में वाइजली सिलेक्ट करना चाहिए, हमें मिनिमम टू मिनिमम लेके चलना चाहिए बिकॉज एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल होने के लिए जितना स्टोरेज चाहिए हमें सिर्फ उतना ही लेके चलना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि यार मैं उसके अंदर अपना डेटा कैसे रखूंगा तो उसके लिए आप एक एडिशनल डेटा डिस्क क्रिएट कर सकते हैं और उस डिस्क को आप अपने इस वीएम के साथ माउंट कर सकते हैं। तो आपका जो पर्सनल डेटा है
वो आप अलग से डिस्क पे रख के माउंट कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत है आप उसको अलग कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग से डिस्क होगा, वो स्मॉल होगा तो आपके लिए ईज़ी होगा किसी और एनवायरनमेंट में उसको लेके जाना, उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना, तो इसलिए हम इसको कम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कहता है कि क्या आप एक नया डिस्क क्रिएट करना चाहते हैं, क्या आप कोई नया डिस्क नहीं क्रिएट करना चाहते, क्या आप कोई एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वीएम क्रिएटेड है और आपके पास उसकी वर्चुअल डिस्क है, तो आप उस वर्चुअल डिस्क को यूज़ करके डायरेक्टली अपना वीएम क्रिएट कर सकते हैं रेदर देन इंस्टॉलिंग। इंस्टॉलिंग और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम नया वर्चुअल डिस्क क्रिएट करते हैं। देन ये पूछेगा कि किस टाइप की इमेज आप लेना चाहते हैं, वीडीआई, वीएचडी, वीएमडी के डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क होती है। यूजुअली आप वीएमडी के ले सकते हैं क्योंकि ये वर्चुअल मशीन्स के लिए यही प्रेफर किया जाता है। इसका फायदा ये है कि आप किसी और एनवायरनमेंट में अगर इसको लेके जाते हैं तो आपको ज़्यादा इश्यूज नहीं आते हैं। देन आपसे पूछता है कि एलोकेशन जो है वो आपके स्टोरेज का कैसा होना चाहिए, जो आप हार्ड डिस्क क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आप अगर बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन ऑफ 20 GB, तो क्या 20 GB मैं इमीडिएटली असाइन कर दूं, और लेट इट बी असाइन डायनामिकली। तो डायनामिकली में क्या होता है, आपको जितना रन टाइम पे रिक्वायरमेंट होता है उतना उतना आपका इंक्रीमेंटल जो है आपका बढ़ता जाता है। बेसिकली आपको एक कोटा मिल जाता है 20 GB का, और आपको अगर फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया सिस्टम एंड आपने 10 GB यूटिलाइज किया, तो 10 GB स्टिल आपके पास जो है वो कोटा में रहता है, और वो धीरे धीरे ग्रो करता है साइज में। फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि आपका स्टोरेज जो है वो आप अगर 50 या 100 GB भी देते हैं तो इमीडिएटली 100 GB आपके ओएस से कम नहीं होता है, आपके मेन विंडो से कम नहीं होता है। रेदर वो धीरे धीरे ग्रो करता है जैसे जैसे आपका फाइल साइज बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि बढ़ता है, घटता नहीं है कभी भी। अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 GB यूज किया है, कल को अगर आप 10 को डिलीट करके 8 कर देते हैं या 6 कर देते हैं, तो वो आपका साइज कम नहीं होगा, बिकॉज वो एक कोटा है। तो एक पॉइंटर है जो बढ़ता रहता है धीरे धीरे। तो रिकमेंडेशन की हमेशा डायनेमिकली लेना चाहिए। फिक्स में क्या होता है, इमीडिएटली आपको जितना आप डिमांड करते हैं उतना आपको स्टोरेज दे दिया जाता है, चाहे आप उसको यूटिलाइज करें या ना करें। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, बिकॉज हम एक लैपटॉप के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लैब बना रहे हैं, तो हमें अपने लैपटॉप की भी केयर करनी चाहिए, तो इसलिए हम डायनामिकली एलोकेट करते हैं। स्प्लिट इनटू फाइल्स ऑफ लेस देन 2 GB। अब ये क्या कहता है कि आपने अगर 20 GB या 40 GB का एक वीएम बनाया, तो एक सिंगल फाइल होगी 40 GB की, जो कि बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए अपलोड करना या ट्रांसफर करना किसी एक्सटर्नल डिवाइसेस में। तो आप ये क्या करता है, अगर आप स्प्लिट इनटू 2 GB करते हैं तो ये क्या करता है, 2-2 GB की फाइल्स में वो डिवाइड कर देता है। तो आपके पास अभी एक सिंगल फाइल ना होकर मल्टीपल फाइल्स होती हैं 2-2 GB की मैक्स कैप के साथ। फायदा क्या होता है कि आपको ट्रांसफर करने में ईजी होता है, कॉपी करने में भी ईजी होता है। तो इसलिए हम इसको स्प्लिट इनटू फाइल्स ऑफ लेस देन 2 GB कर सकते हैं। अब ये एक्चुअल एलोकेशन आपसे पूछता है कि आपको कितना स्पेस देना है। तो ये देखेंगे आप, बाय डिफॉल्ट 8 GB है, बट 8 GB में आपका सिस्टम नहीं चलेगा। आपको पता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए एटलीस्ट 5 to 10 GB जो है नॉर्मली विंडोज में भी लगता है। तो हम इसको एक सेफर साइड के लिए 20 GB लेके चलते हैं। 20 GB का एक वीएम बनेगा जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड ही स्टोरेज होगा। अगर मैं कोई डेटा ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एक 20 GB की एक फाइल ऐड करनी है अपने वीएम के अंदर, तो मैं एक अलग से एक डिस्क क्रिएट कर सकता हूँ 50 GB का, और उस डिस्क को मैं इसके साथ अटैच करके यूज कर सकता हूँ। बाद में उसे डी अटैच कर सकता हूँ और उस वीएम को मैं डिलीट कर सकता हूँ, तो मेरा डेटा सेफ रहेगा। ये आपसे पूछता है कि आप कहाँ पे फाइल को रखना चाहते हैं, तो ये मैं अपनी फाइल को यहाँ रखना चाहता हूँ। देन क्रिएट। अब आप देखेंगे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया है, बट इसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्लीज रिमेंबर, इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जस्ट ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जैसे आप फिजिकल सर्वर पे जाते हैं तो एक फिजिकल डिवाइस की तरह ये एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो गया, बट इसके अंदर अभी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब हमें इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आप इसमें सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आप जाएंगे तो ये आपसे पूछता है नेम टाइप, ये तो आपने इनिशियली सिलेक्ट किया था, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये पूछना चाहता है कि आप जो डिस्क क्रिएट करेंगे उसको एनक्रिप्ट करना चाहते हैं। नो, आई डोंट वांट टू एनक्रिप्ट माय डिस्क। अब ये आपसे पूछता है कि आपकी जो रैम है वो आपने सिलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल 1 GB, तो क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं। नो, आई डोंट वांट टू चेंज, आप इसको ऐसे ही रखें। देन ये पूछता है कि आप क्या प्रोसेसर बढ़ाना चाहते हैं। मेरे पास 8 CPU है, तो मैं क्या 8 CPU इसको देना चाहता हूँ। तो नहीं, मुझे अभी इतना ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक वीएम, इसमें मैं ऐसा कोई हैवी एप्लीकेशन नहीं चलाने वाला, तो मैं इसको 1 CPU करता हूँ। हाँ,
हाँ, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपको कभी लगता है आपने इंस्टॉल कर दिया और बाद में आपको रन टाइम पे अगर इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो आप यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं। तो ऑन डिमांड आपको जब भी ज़रूरत है, आप अपना सीपीयू बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपको अपना वीएम पावर ऑफ करना होगा, दैट्स द ओनली कंडीशन। एक्सेलरेशन वगैरह चीज़ें हैं, डिस्प्ले, स्टोरेज। अब आपको स्टोरेज में आना चाहिए। स्टोरेज में यहाँ पे आपका आता है कंट्रोलर। कंट्रोलर में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली जब विंडोज़ इंस्टॉल करते थे अपने लैपटॉप के ऊपर, तो हम क्या करते थे, हम सीडी या डीवीडी को माउंट करते थे और उसके बाद हम अपनी इंस्टॉलेशन करते थे। तो इस इंस्टॉलेशन के लिए भी हमें क्या करना होगा, हमें एक सीडी माउंट करना होगा। तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा डाउनलोड्स में, देन डाउनलोड्स में जाके हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा फाइल साइज। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा आईएसओ इमेज। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे रॉकी लिनक्स है। वन सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे रॉकी लिनक्स है, रॉकी लिनक्स या सेंटोस। तो मेरे पास सेंटोस है, तो मैं सेंटोस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद देन इसको हम चूज करते हैं। तो ये आपका सीडी जो है वो माउंट हो गया है। देन इसके बाद ये आपकी हार्ड डिस्क है जो जिसके अंदर आप इंस्टॉल करेंगे, तो ये आपकी मेन हार्ड डिस्क होगी। ऑडियो नेटवर्क, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंस्टॉलेशन के लिए, बिकॉज आप इस वीएम के अंदर एक्सपेक्टेड है कि आप इसमें इंटरनेट भी चलाना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा 2 तरीके। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसके अंदर जो फर्स्ट इंटरफेस होता है, आपको 2 इंटरफेस क्रिएट करने होंगे। फर्स्ट इंटरफेस आपका होगा नेट पे। ये इंटरफेस बेसिकली आप लैन पोर्ट की तरह समझें, जैसे आपके लैपटॉप में होता है। ये नेटिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करेगा और आपके लैपटॉप कि इंटरनेट के ऊपर के अडेप्टर्स को यूज़ करके ये इंटरनेट पे कनेक्ट करेगा। तो बेसिकली ये एक नेटिंग फिनोमेना होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर हम एक्सटर्नल टू इंटरनल मैपिंग करते हैं कि एक्सटर्नल एंटिटीज़ को, आउटर वर्ल्ड्स को ये पता नहीं लगता है कि ये एक अलग से वीएम कम्युनिकेट कर रही है या फिर आपका लैपटॉप कम्युनिकेट कर रहा है। तो उसके लिए आपका लैपटॉप होगा। एक्सटर्नल वर्ल्ड को ऐसा लगेगा कि आप अपने लैपटॉप विंडोज़ से बात कर रहे हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, बट एक्चुअली आप अपने वीएम के साथ बात करेंगे। दैट इज वन पॉइंट। सेकंड होता है आपका नेटवर्क एडाप्टर। नेटवर्क एडाप्टर के लिए आपको क्या करना है, सेकंड नेटवर्क एडाप्टर क्रिएट करना है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं होस्ट ओनली एडाप्टर। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इस वीएम के अंदर लॉगिन भी करना है। अब वीएम के अंदर लॉगिन का मतलब क्या है कि मैंने वीएम क्रिएट कर दिया है, उसके अंदर मैंने इंस्टॉलेशन कर दिया, बट अब मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, नॉट ओनली इंटरनेट में खुद उसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। विंडोज में क्या होता है कि जीयूआई होता है, आप एक बार जीयूआई खोलते हैं उसके बाद आप अपना काम करते हैं। लाइनक्स में यूजली जीयूआई नहीं होता है, सीएलआई होता है, जिसको कि हम पुट्टी की हेल्प से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके अंदर एक और इंटरफेस क्रिएट करेंगे, मींस एक और लैन पोर्ट क्रिएट करेंगे और उसको हम बोलेंगे होस्ट ओनली एडाप्टर। मींस कि मेरा जो लैपटॉप है वो इस वीएम के साथ बात कर सकता है ऑन द आईपी, जो भी मैं इस वीएम को आईपी देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 इंटरफेस एडाप्टर्स आपको जरूरी चेंज करना है। देन इसके बाद आप इसको ओके करते हैं। सेकेंड थिंग, आपको नेटवर्क की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप की। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने लैपटॉप पे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। यहाँ पे आपको एक, जब आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक इंटरफेस क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इंटरफेस दिखेगा जिसका नाम होगा वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली नेटवर्क। अब आपको इसको क्या करना है कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे IPv4 में जाना है और यहाँ पे आपको एक आईपी लेनी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 192.168.56.1। अब ये आपका सबनेट होगा। इसको आप चाहें तो कुछ और ले सकते हैं, जैसे कि इन माय केस में इसको मान लेता हूँ और ये आपका सबनेट होता है। तो सबनेट इसको हम देते हैं, सबनेट 0। तो ये हो गया आपका 24 सबनेट। डिफॉल्ट गेटवे कोई नहीं है, ये आईपी मैं इस एडाप्टर को दे रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट एक स्मॉल सेटिंग है जो आपको करनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको इस वीएम को पावर ऑन करना होता है। पावर ऑन जैसे ही आप करेंगे, तो जैसे ही आप इसे पावर ऑन करते हैं, ये वीएम स्टार्ट होगी। तो आपको एक अलग से कंसोल दिखाई देगा जिसके अंदर आपको वीएम दिखेगी इंस्टॉलेशन। तो अब आप देख सकते हैं एक नया प्रॉम्प्ट आ गया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि वीएम का कंसोल दिख रहा है मुझे। यहाँ पे बोलता है इंस्टॉल टेस्ट एंड ट्रबल शूट, तो आई विल से इंस्टॉल CentOS 7। तो ये इंस्टॉल करेंगे हम इसे। तो आज मैं आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि हम कैसे अपने लैपटॉप के ऊपर एक लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ये एक ओपन एंड फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसको कि आप बड़े ही इजीली अपने सिस्टम पे टेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं आएंगे आपके ऊपर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये इसका बूट लोडर ऑन हो रहा है। बूट लोडर एक मेन्यू होता है जिससे कि आपका सिस्टम इंस्टॉलेशन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन से पहले जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो ये बेसिकली लोड हो रहा है इस वीएम के अंदर। उसके बाद आपको उसे इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरा वेलकम पेज है काइंड ऑफ। सबसे पहला पेज आता है इंस्टॉलेशन में जिसमें ये आपसे पूछता है कि आप क्या लैंग्वेज रखना चाहते हैं, और आप देख सकते हैं CentOS का लोगो, CentOS का रिलीज। यहाँ आप देखेंगे इंग्लिश आपका लैंग्वेज, देन आपका कीबोर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे बोलेगा कि आपका जो माउस है, अब आपका जो माउस है अब वो सिर्फ इस वीएम के अंदर चलेगा। आप देख सकते हैं कि मेरा माउस इस वीएम से बाहर नहीं आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे इस वीएम से बाहर आना है, अपने माउस को पॉइंटर को बाहर निकालना है, तो मुझे ऑल्ट का बटन प्रेस करना होता है, दस रिडंडेंट ऑल्ट। मेन ऑल्ट बटन प्रेस नहीं करना है कीबोर्ड से। हमारे कीबोर्ड के अंदर दो ऑल्ट के बटन होते हैं, एक लेफ्ट में होता है मेन ऑल्ट बटन और एक साइड में होता है ऑल्ट जीआर। तो आपको ऑल्ट जीआर को प्रेस करना है एंड देन आपका वन सेकेंड, ओके सॉरी। तो मैंने आपको गलत बताया, आपको सेकंड कंट्रोल का बटन प्रेस करना होता है। कंट्रोल बटन को आप जैसे ही सेकंड कंट्रोल जो आपके राइट साइड में होता है कीबोर्ड के, जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं आपका माउस पॉइंटर जो है इस पर्टिकुलर कंसोल से बाहर आ जाता है। अब आप जब आप दोबारा यहाँ जाएंगे और आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, अगेन आप देख रहे हैं कि मैसेज आ रहा है, मैंने बोला डू नॉट शो दिस मैसेज, एंड देन अगेन मेरा माउस पॉइंटर इस कंसोल के अंदर आ गया। दैट मीन्स कि मैं इस वीएम के अंदर आ गया। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कंटिन्यू बटन, देन आपके पास ये एक मेन्यू आएगा। इस मेन्यू में आपसे इंस्टॉलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे सबसे पहले पूछेगा आपका डेट एंड टाइम, तो आपको अपना जोन सेलेक्ट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, कोलकाता। देन कीबोर्ड का लेआउट आपको चेंज करना है, नहीं कीबोर्ड का लेआउट चेंज नहीं करना है। अब ये पूछता है कि आपका इंस्टॉलेशन का सोर्स क्या है। सोर्स मीन्स कि आप ये इंस्टॉलेशन कहाँ से कर रहे हो। अभी आप लोकल इंस्टॉलेशन कर रहे हो बिकॉज आपके पास ISO फाइल अवेलेबल थी, आपने उसको माउंट किया है अपने वीएम के साथ और आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो। बहुत से केसेस में इंटरनेट से डायरेक्ट नेटवर्क बूटिंग होती है, तो उसमें आपका जो सोर्स होता है वो वाया नेटवर्क होता है। देन ये पूछता है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस तरीके का लाइनक्स इंस्टॉल करना चाहते हो। लाइनक्स बहुत तरीके की फंक्शनैलिटीज ऑफर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक सर्वर चाहिए विद जीयूआई। सर्वर विद जीयूआई का मतलब क्या होता है कि एक सर्वर इंस्टॉलेशन होगा। सर्वर और नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस ये होता है कि सर्वर के अंदर एक्स्ट्रा पैकेजेस नहीं होते हैं। आपके जो भी सर्वर से रनिंग करने के लिए जो भी टूल्स की रिक्वायर्ड होती है, सिर्फ वो ही पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। सर्वर विद जीयूआई का मतलब ये है कि आपको एक GUI भी मिलेगी। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं जिसको इतना लाइनक्स और सर्वर का आइडिया नहीं है, तो आप जीनोम डेस्कटॉप इंस्टॉल कर सकते हैं। जीनोम डेस्कटॉप बेसिकली लाइनक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा आप बोल सकते हैं इंटरफेस है जो आपको विंडोज के जैसा ही एक फंक्शनैलिटी ऑफर करता है। तो जब आप अपने क्या कहते हैं वीएम में लॉगिन करते हैं तो आपको नॉर्मली विंडोज की तरह एक जीयूआई दिखती है, और उस जीयूआई के अंदर आप अपना नॉर्मली यूजर फ्रेंडली वे में काम कर सकते हैं। तो अगर आप एक नए यूजर हैं जो फर्स्ट टाइम लाइनक्स ट्राई कर रहे हैं तो आप जीनोम ट्राई कर सकते हैं। जीनोम आपको हेल्प करेगा, बट आई रिकमेंड कि आप जो है क्या कहते हैं मिनिमल इंस्टॉलेशन के साथ जाएं। मिनिमल इंस्टॉलेशन बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसको इंस्टॉलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जितने पैकेजेस एक सिस्टम को चाहिए होते हैं रन करने के लिए, सिर्फ उतने ही पैकेजेस होते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार मेरे को तो कोई और भी पैकेजेस चाहिए, तो आप उसको कभी भी ऑन डिमांड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको या आफ्टर 10 डेज और 15 डेज आपको कोई नई चीज़ ऐड करनी है और इमीडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको कोई नया पैकेज भी ऐड करना है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी हमेशा आपको अवेलेबल मिलती है। तो आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप मिनिमल से जा सकते हैं, या आप अगर डरते हैं कि यार मैं मतलब कैसे करूंगा लिनक्स में काम, बहुत ही अलग होगा, तो आप अगर फ्रेंडली वे में जाना चाहते हैं तो आप जीनोम डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। माय रिकमेंडेशन कि आप मिनिमल इंस्टॉल पे जाएं। मिनिमल इंस्टॉल बहुत कम टाइम लेता है और बहुत अच्छा होता है। सिस्टम आपका लाइट वेटेड रहता है। देन ये पूछता है पार्टीशनिंग कैसे करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे ये 20 GB की मेरी हार्ड डिस्क है। 20 GB हार्ड डिस्क बेसिकली क्या है कि जो मैंने क्रिएट किया है। अभी कहते हैं कि क्या आप इसको पार्टीशनिंग करना चाहते हैं। पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप विंडोज में करते हैं तो C ड्राइव होता है, D ड्राइव होता है, सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे होते हैं पार्टीशंस। तो आपको क्या अपने उस पर्टिकुलर डिस्क को
पार्टीशन करना है कि मुझे ये एक पर्टिकुलर माउंट पॉइंट पे ले जाना है, एक पर्टिकुलर माउंट पॉइंट पे ले जाना है, ये सब आप कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ऑटोमैटिक पे जा सकते हैं। तो ये ऑटोमैटिकली पार्टीशन कर लेगा। आपकी अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे तो पर्टिकुलरली चाहिए, देन आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप एक आई कैन से कि आप एक स्पेसिफिक नीड के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको इस सेक्शन पे फोकस करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप एक नॉर्मल यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं। ऑटोमेटिक, लेट इट गो विद ऑटोमेटिक। नेक्स्ट इज नेटवर्क एंड होस्ट नेम। नेटवर्क एंड होस्ट नेम, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे दो इंटरफेसेस दिख रहे हैं। दो इंटरफेसेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली दो लैन पोर्ट। तो मेरे लैपटॉप में जैसे एक सिंगल इंटरफेस होता है जिसपे हम लैन केबल लगाते हैं, इस वीएम के अंदर दो इंटरफेस हैं। दो इंटरफेस मैंने क्यों बनाए हैं, मैंने आपको बताया था कि एक इंटरफेस के थ्रू मैं इंटरनेट को कनेक्ट करूंगा और एक इंटरफेस के थ्रू मैं खुद लॉग इन करूंगा इस वीएम के अंदर। बिकॉज कंसोल के ऊपर ना काम करना बड़ा टफ होता है। जीयूआई वालों को इजी होता है, जो हम विंडोज के लिए करते हैं तो हम हमेशा कंसोल पे काम करते हैं। तो जैसे अगर मैं फिलहाल अगर अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो डेट मीन्स कि मैं एक कंसोल पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेन कंसोल है सिस्टम का। बट लाइनक्स में क्या होता है कि लाइनक्स में यूजर्स हमेशा बाहर से लॉगिन करते हैं, रिमोटली लॉगिन करते हैं, एंड हम उनको जीयूआई नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम उनको सीएलआई प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए यूजर्स को लॉगिन करने के लिए एक हम इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा होगा ENP0 एसिड। ये क्यों है, ये लैपटॉप के एनवायरनमेंट की वजह से हमें दो इंटरफेस क्रिएट करने पड़ रहे हैं, एंड नेटवर्किंग की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से भी। ठीक है, अगर आप एक्चुअल सर्वर्स पे काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ENP0, जैसे आप इसे पावर ऑन करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पीड डिटेक्ट हो गई है। ये एक नेटिंग आईपी है। नेटिंग आईपी मीन्स ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ये जस्ट एक आईपी है जो कि इस वीएम को रैंडमली मिला है, और जो बाहर जो आईपी जाएगा इस वीएम का, वो होगा मेरे विंडोज का आईपी। सेकंड इंटरफेस यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको जब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसने ऑटोमेटिकली एक आईपी पिक कर ली है और ये आपका चल रहा है। अब दो तरीके का आईपी असाइनमेंट होता है, आप समझे। एक होता है आपका DHCP सर्वर असाइन करता है डायनेमिक आईपी, और एक होता है आपका स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी का मतलब ये होता है कि एक बार जो आईपी सिस्टम को दे दिया, वो हमेशा आईपी वही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये क्या होता है, ये आप जब एलोकेशन करते हैं तो आप खुद मैनुअली सिलेक्ट करते हैं कि मुझे यही आईपी एक पर्टिकुलर मशीन को देनी है। DHCP में क्या होता है, डायनेमिक के अंदर एक DHCP सर्वर होता है, वो आईपीज का पूल होता है उसके पास, और वो ऑन डिमांड आईपीज प्रोवाइड करता है और एक लीज के साथ प्रोवाइड करता है। मीन्स वो 24 आवर्स की लीज होगी या 7 डेज की लीज होगी। तो उस पर्टिकुलर 24 आवर्स के बाद वो क्या करता है, वो सारे इन क्लाइंट्स को दोबारा से इंस्पेक्ट करता है और वो चेक करता है कि क्या वो आईपी यूज हो रही है। अगर वो आईपी यूज हो रही है तो वो उसको कंटिन्यू करता है, अदरवाइज वो उसको वापस ले लेता है। तो इन दैट टाइम अगर आपका वीएम पावर्ड ऑफ है तो वो उस आईपी को वापस ले सकता है, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा पावर ऑन करेंगे तो आप बोलेंगे मेरे को आईपी, तो वो आईपी आपको मिलती है, दूसरी आईपी मिलती है। तो इन दैट केस आपकी आईपी बदलती रहती है। तो इसलिए हम अपने आईपी को फिक्स रखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे चेंज। यहाँ पे आपका आता है कॉन्फ़िगर, यहाँ पे आप जाएंगे IPv4। IPv4 में यहाँ देख सकते हैं आप ऑटोमेटिक है, इसको आप मैनुअल करेंगे। मैनुअल में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ये आपको पूछता है कि आप क्या आईपी देना चाहते हैं, तो आई विल से कि मैं अपने मशीन को आईपी देना चाहता हूँ 192.168.1 डॉट। अब आप याद करें जो हमने एडाप्टर सेटिंग्स के अंदर जो आईपी दिया था 192.168.1.1 दिया था, तो यहाँ पे मैं इसको 2 दे देता हूँ, 192.168.1.2। अब ये आपसे पूछता है नेट मास्क क्या होगा आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 255.255.0.0। गेटवे पूछता है आपसे क्या होगा, गेटवे देखो, गेटवे ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, बट बिकॉज मैंने अपने एडाप्टर को आईपी दिया है जो कि एक स्विच की तरह काम कर रहा है, तो मैं उसको गेटवे मान सकता हूँ। तो 192.168.1.1, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देन आप इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये आईपी दिखेगी, आप इसको ऑफ ऑन करेंगे तो अगर आप रीस्टार्ट करेंगे इंटरफेस को तो आपको ये आईपी दिखेगी जो मैंने अभी स्पेसिफाई किया है। ये ऐसा क्यों किया है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी पुट्टी पे लॉगिन करूँ तो मेरी आईपी चेंज ना हो, आफ्टर रिबूट वो आईपी चेंज ना हो, इसलिए मैंने इसको फिक्स किया है। तो यही रीजन है दो इंटरफेस बनाने का। एक से हम इंटरनेट पे जाएंगे, एक से हम क्या कहते हैं अपना परमानेंट आईपी रखेंगे वीएम लॉगिन करने के लिए। अब ये होस्ट नेम बोलता है कि हम अपने वीएम को कुछ नाम देना चाहते हैं, तो जैसे मैं अगर इसको नाम देना चाहता हूँ तो मैं इसे बोलता हूँ lab1 डॉट कृष्णलैब.com। तो ये बेसिकली क्या है, ये लैब है, ये lab1 इसका नाम हो गया, ये डोमेन हो गया, ये सब एक और डोमेन हो गया, और ये आपका मेन डोमेन हो गया, जैसे हम इंटरनेट पे करते हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे होस्ट नेम भी आ गया। तो ये चीजें मैंने पहले ही सेट कर दिया है इवन विदाउट इंस्टॉलिंग।
ये आपको इंस्टॉलेशन पेज पे ही ये सब फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये सब आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे मैंने गलत आईपी सिलेक्ट लिया, गलत सिलेक्शन कर लिया, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप डिस्क अगर आप एक बार आपका क्रिएट हो गया और आपने इंस्टॉल कर दिया, देन आप उसको नहीं पार्टीशन कर सकते। तो ये सेक्शन पे फोकस उनको करना चाहिए जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ सेंटोस इंस्टॉल कर रहे हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल यूजर को इतनी सोचने की बात नहीं होती है। देन इस पे मैं क्लिक करता हूँ बिगिन इंस्टॉलेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं रूट पासवर्ड एंड यूजर क्रिएशन। अभी क्या होता है कि आपके लाइनक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट यूजर होता है, डेट इज रूट। रूट इज द पेरेंट और ओनर ऑफ एवरीथिंग। रूट सबका ओनर होता है, सबसे सुपर पावरफुल यूजर होता है लाइनक्स के अंदर रूट। रूट के साथ और भी जो यूजर्स लॉगिन करते हैं उनके अपने सेपरेट यूजर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट का कोई पासवर्ड सेट नहीं है, तो ये मुझसे बोलता है पासवर्ड सेट करने को। तो मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये बोलता है, आपको बताएगा भी कि आपका पासवर्ड वीक है, या उसके अकॉर्डिंग आप अपने पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। आप यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मुझे अपने यूजर क्रिएट करना है, तो आई कैन से कि ये मेरा नाम है। तो इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एक यूजर उठा लिया कि तिवारी। ये बोलता है कि क्या आप इसको एडमिन बनाना चाहते हैं। यस, मैं इसको एडमिन बनाना चाहता हूँ, एडमिन प्रिविलेज। अब ये बोलता है कि आप इसमें पासवर्ड डालें, तो यहाँ पे मैं इसमें पासवर्ड सेट करता हूँ। ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी पासवर्ड की हेल्प से हम इस वीएम के अंदर लॉगिन करेंगे। रूट से भी हम लॉगिन कर सकते हैं, बट बिकॉज रूट एक बहुत पावरफुल यूजर होता है, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रूट को कभी भी डायरेक्टली शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ। सिर्फ वो ओनर और एडमिनिस्ट्रेटर जिसके जो इस प्लेटफॉर्म का ओनरशिप रखता है, अकाउंटेबिलिटी रखता है, सिर्फ उसके पास ही रूट का पासवर्ड होना चाहिए। अदर्स किसी को भी लॉगिन करना, वो यूजर से लॉगिन कर सकते हैं। अगर वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो एडमिन कर सकता है, तो उसके लिए उनके यूजर को एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिविलेज दी जाती है। तो इस तरीके से हम एक नॉर्मल यूजर को एडमिन के परमिशन दे सकते हैं, बट हम रूट को यूजली शेयर नहीं करते हैं। बट बिकॉज मैंने इस वीएम को क्रिएट किया है एंड आई एम गोइंग टू ओन दिस वीएम, तो इसलिए मैं इस पर रूट पे लॉगिन कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कितना फास्ट इंस्टॉलेशन है। सिर्फ इमीडिएटली पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये इसमें लिख रहा है परफॉर्मिंग पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटअप टास्क। तो जब तक हम डिस्कशन कर रहे थे, इन बिटवीन ही हमारा इंस्टॉलेशन हो गया। वाई? बिकॉज मैंने मिनिमल सिलेक्शन लिया है। मिनिमल का मतलब ये होता है कि बिल्कुल बेसिक पैकेजेस जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होते हैं। अगर ऑन टॉप ऑफ इट अगर मुझे कुछ भी एडिशनल पैकेज चाहिए, तो मैं उसको कभी भी ऑन डिमांड इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मुझे बेसिक इंस्टॉलेशन को फॉलो करना चाहिए। कुछ यूजर्स होते हैं जिनको इनिशियली ही एडिशनल पैकेजेस चाहिए होते हैं, बिकॉज वो उसके बिना काम नहीं कर सकते। तो उनके लिए वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क चल रहा है। अभी ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन इसके बाद हम इसके ऊपर लॉगिन करेंगे इस वीएम के अंदर। तो अभी ये पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क कंप्लीट कर रहा है। लेट्स होप कि ये जल्दी हो जाए सो दैट हमारा टाइम सेव हो सके। एंड वंस इट इज डन, तो उसके बाद हम पुट्टी से इसको लॉगिन करेंगे। पुट्टी से लॉगिन करके मैं इसके अंदर आपको इंटरनेट चला के दिखाऊंगा कि इंटरनेट कैसे रन करते हैं हम अपने वीएम के अंदर, लाइनक्स मशीन के अंदर। तो इन बिटवीन जब तक ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देता हूँ लाइनक्स के बारे में। लाइनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एक फैमिली है, बेसिकली एक फैमिली जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मार्केट में मिलते हैं। जिस मोबाइल फ़ोन को आप यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, वो भी एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स के डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। रेड हैट लाइनक्स, सेंटोस लाइनक्स, रॉकी लाइनक्स, देन आपका ये कहते हैं डेबियन लाइनक्स, देन आपको मिलता है उबंटू, काली, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं एंड मेजोरिटी ऑफ देम वो फ्री होते हैं। ओरेकल लाइनक्स, एडब्ल्यूएस लाइनक्स, बहुत सारे लाइनक्स होते हैं। इस फैमिली के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसका कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था यूनिक्स से। यूनिक्स एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जो आज से बहुत साल पहले स्टार्ट हुआ था, जो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था। उसके बाद उसके बेस्ड बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आए थे, बट वो फ्री नहीं थे। मोस्ट ऑफ देम वर ओन बाय बिग कंपनीज। तो वो बड़ी कंपनीज ने उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एडॉप्ट बनाया था अपने लिए। आफ्टर दैट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया। लाइनक्स ऑपरेटिंग बिकॉज वो एक फ्री कॉन्सेप्ट पे था, तो उसको आज भी फ्री ही कॉन्सेप्ट है और उसके ऊपर आपको मार्केट में बहुत सारे फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं।
आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पिक कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सेम दिखेगा, आपको उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। द वे यू लॉग इन, कि द वे यू परफॉर्म एक्शन, फाइल्स कॉपी करना, मूव करना, कोई भी चीज़ करना, इंटरफेस अप करना, डाउन करना, कोई किसी भी तरीके का काम करना, ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा हर एक लाइनक्स के अंदर, बिकॉज उनका जो फैमिली है दैट इज सेम। सो सेम फैमिली से होने का फायदा ये होता है कि यूजर्स जैसे हम जैसे लोग जो इनको स्टडी करते हैं या काम करते हैं, उनके लिए इजी होता है इनके ऊपर काम करना। तो आप अगर एक पर्टिकुलर रिलीज ऑफ लाइनक्स सीख जाते हैं, जैसे कि सेंटोस अगर आप सीख जाते हैं, तो आप इजीली रेड हैट के ऊपर या फिर आप उबंटू और क्या कहते हैं फेडोरा, डेबियन, काली, बहुत सारे लिनक्स होते हैं, किसी के ऊपर भी आप इजीली काम कर सकते हैं। और ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बट यस आई कैन से कि दे आर नॉट ग्राफिकल। ये ग्राफिकल नहीं होते हैं, ये प्योरली कमांड लाइन बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी हिसाब से बिल्ड किया गया था कि आप कमांड लाइन पे काम करें। जीयूआई जो है आपका प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं था, लाइक विंडोज। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हम बात कर रहे थे, CentOS is now successfully installed and ready for you to use. Go ahead and reboot to start using it. Use of this product is subject to license agreement found at this. तो यहाँ पे एक इसका लाइसेंस एग्रीमेंट भी है। लाइसेंस एग्रीमेंट है बट दैट डजंट मीन कि ये मतलब ये पेड सर्विस है। आप लाइसेंस एग्रीमेंट ये सिंपली ये बताता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अब आपको इस तरीके का विंडोज प्रॉम्प्ट दिखेगा, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक आपका होता है लाइनक्स का जो मेन होता है, और एक रिकवरी होता है। रिकवरी ये होता है अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इशू आ गया तो आप उसको रिकवर मोड में जा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि लाइनक्स सेंटोस जो है वो रन हो रहा है, इंस्टॉल हो चुका था लास्ट स्टेप में, अब ये रन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे lab1 आ रहा है, लॉगिन। तो अभी आपसे बोलेगा कि आपको इसमें लॉगिन करना चाहिए, तो मैं रूट से लॉगिन करता हूँ बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो अभी मैंने इस पे लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ब्लैक स्क्रीन है। अब आप थोड़ा सा डर सकते हैं कि यार ये ब्लैक स्क्रीन का मतलब क्या है, मैंने तो हमेशा विंडोज में काम किया है। तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि विंडोज एक जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ड्रिवन है बेसिकली, और लाइनक्स जो होते हैं वो सीएलआई बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी क्लिक करने को नहीं मिलता है अनलेस एंड अनटिल आप जीनोम डेस्कटॉप इंस्टॉल करते हैं। तो आप यहाँ पे आपको हर चीज कमांड लिखनी पड़ती है, हर चीज की आपको कमांड याद करनी पड़ती है। तो आपको लगेगा यार ये बहुत टफ है। इट इज नॉट टफ, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं आईपी चेक करता हूँ। तो कभी भी आप अपने जैसे विंडोज में भी आप आईपी असाइन करते हैं, आप नहीं करते, ऑटोमेटिकली असाइन होता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि मेरे सिस्टम के साथ क्या क्या आईपीज हैं। तो आप देखेंगे आईपी एड्रेस शो, आईपीएएस शॉर्ट में। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा दो इंटरफेसेस के नाम, तो दिखाएगा ENP0S3 एंड ENP0S8। तो ENP0S3 आप देख सकते हैं कि उसमें आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे दिखेगा कि लिंक ईथर, और उसके नीचे आप देखेंगे आईनेट। आईनेट में आपको दिख रहा है 10.0.2.15/24। ये एक नेट आईपी है, जैसा मैंने आपको बताया था। ये एक्चुअल में ये आईपी यूज नहीं है, रियल आईपी नहीं है। आप दूसरा इंटरफेस देख सकते हैं ENP0S8, ये आपका अभी डाउन है। डाउन इन द सेंस कि मतलब ये बंद है, तो मुझे इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है etc sysconfig network hyphen scripts। इस फोल्डर में आप जाएंगे, ये तरीका होता है लाइनक्स में काम करने का। तो मैं आपको थोड़ा बहुत लाइनक्स चला के भी दिखा रहा हूँ कैसे काम किया जाता है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आपको कोई फाइल अगर देखनी है, जैसे आप विंडोज में आप क्लिक करते थे तो आपके सामने फोल्डर्स आ जाते थे, यहाँ पे आप क्लिक नहीं करते हो, आप यहाँ पे कमांड लिखते हो। तो लिस्ट के लिए आप लिखना पड़ता है ls। ls आप लिखते हो, ls-lrth लिख सकते हो। lrth जब आप साथ में ऐड करते हो तो दैट मीन्स कि वो टाइम स्टैम्प भी दिखाता है कि किस फाइल का क्या टाइम स्टैम्प है, क्या परमिशन है, कौन उसका ओनर है, सब सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे नीचे में दो फाइलें पड़ी हुई, ifclg enp0s8 एंड ifclg enp0s3। इन दो फाइलों के अंदर ही हमारी कॉन्फ़िगरेशन है अपनी नेटवर्क की। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फाइल को एडिट करना है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, विंडोज में आप क्लिक करते हो और नोटपैड खुल जाता है और आप उसमें अपना एडिटिंग करते हो। यहाँ पे कोई नोटपैड नहीं होता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप VI यूज कर सकते हो। VI में आप क्या करते हो, VI एक एडिटर होता है। तो आप लिखोगे फाइल नेम, तो फाइल नेम अगर मैं लिखता हूँ ifcfg enp0s8, तो आप जैसे ही VI स्पेस फाइल नेम और आप करोगे एंटर, तो आपको ये दिख गया नोटपैड जैसा एक इंटरफेस। इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता, बट रिमेंबर ये लाइनक्स एक डेवलपर्स या कोर लोगों के लिए होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सीखें। आप विंडोज से कोरिलेट ना करें। विंडोज एक यू कैन से कि एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट पर्पस है।
लाइनक्स आप पढ़ते हैं यूजुअली नॉलेज के लिए या फिर आप अपनी जॉब प्रोफाइल के लिए, तो इसलिए आप इसको जो है सीरियसली समझें। यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपके इंटरफेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑन बूट इक्वल टू नो। तो ऑन बूट इक्वल टू नो का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपका सिस्टम रिबूट होगा ये इंटरफेस डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अप नहीं आएगा। तो आपको इसको क्या करना है, ऑन बूट नो को यस करना है। तो आपने इसको किया यस। अब इंसर्ट कैसे किया मैंने, इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आई लिखना होता है। आप जैसे ही आई जैसे ही बटन प्रेस करते हैं आपका इंसर्ट मोड स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ नीचे देखेंगे तो एक पॉइंटर आ रहा है, नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट मोड। दैट मीन्स कि आप अभी इंसर्ट मोड में हैं। तो आप टाइप कीबोर्ड से जो भी लिखेंगे, जो भी कुछ टाइप करेंगे वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ये देखें आप, और आप नॉर्मली आपका कीबोर्ड नॉर्मल टेक्स्ट उसकी तरह काम करेगा, नोटपैड की तरह। अब इसके बाद आपने लिख दिया, अब आपको बाहर आना है बिकॉज आपको सेव करना है और उसको क्लोज करना है। तो इसके लिए आपको एस्केप बटन दबाना होता है। आप जैसे ही एस्केप दबाएंगे आपको यहाँ पे नीचे जो इंसर्ट मोड था वो हट गया है, एस्केप हो गया। अब आपको इससे बाहर निकलना है, सेव करना है, इस फाइल को क्लोज करना है विद सेविंग। अब आप नॉर्मली क्या कहते हैं एडिट जो करते थे नोटपैड पे, वहां पे आपको ऑप्शन आता था सेव एंड एग्जिट, क्लिक करते थे आप। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एस्केप तो आपने दबा दिया। उसके बाद आपको करना पड़ता है शिफ्ट प्लस कॉलन। शिफ्ट प्लस कॉलन एक साथ आप प्रेस करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कॉलन प्रॉम्प्ट आ रहा है। इसके बाद आप लिखेंगे डब्ल्यू मीन्स राइट और क्यू मीन्स क्विट। तो राइट एंड क्विट, तो दैट मीन्स कि सेव करके बाहर निकल जाओ। एंड देन एक्सक्लेमेशन इज योर टर्मिनेशन। उसके बाद आप करेंगे एंटर। तो ये आपका हो गया चेंजेस डन। अब आप बोलेंगे यार ऐसे कैसे, मैं पढ़ूं कैसे? अगर मुझे सिर्फ चेंजेस करने हैं तो मैं वीआई एडिटर प्रेफर करता हूँ, या फिर मुझे अगर सिर्फ पढ़ना है तो मैं लिख सकता हूँ मोर एंड देन फाइल नेम। तो इफ cfg enp0s8। तो यहाँ पे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। जस्ट टू वेरीफाई कि आपने जो लिखा था वो सही था या गलत था, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा ऑन बूट इक्वल टू यस। अभी मैं क्या करता हूँ, इफ डाउन ये कमांड होती है और इंटरफेस का नाम enp0s8। इससे आप इंटरफेस को डाउन करते हैं। और अगर आप लिखते हैं इफ अप और उसके बाद आप लिखते हैं enp0s8, तो ये आपका आता है इंटरफेस अप। इसने इंटरफेस को अप कर दिया, इट मीन्स कि इसने आईपी दे दी है। अगर कोई एरर होता तो ये यहाँ पे एरर दे देता कि ये पर्टिकुलर इंटरफेस को अप नहीं कर पा रहा। अब आप कमांड चलाएंगे आईपी एड्रेस शो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस शो के अंदर आपको मिलेगा कि आपके जो EMP0S8 है उसके पास आईपी है 192.168.1.2। अब ये आईपी आप के लिए काम आएगी। अब आपको लॉगिन करना होगा तो आप इस पे ना करके आप पुट्टी से काम करें। पुट्टी से काम करना बहुत आसान होता है। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया राइट साइड वाला, जिससे कि मेरा पॉइंटर बाहर आ गया। अब मैं जाता हूँ पुट्टी पे। अब आप पुट्टी पे क्या करेंगे, 192.168.1.2, देन आप इसको करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, अगर आपका इंटरफेसिंग सही है तो ही ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक मुझे कोई भी लॉगिन पेज नहीं आया है। तो आई विल वेट कि क्या मेरे पास कोई लॉगिन पेज आता है या नहीं आता है। तो लेट्स सी। अगर मैं यहाँ वापस आता हूँ और इसके अंदर मैं पिंग करता हूँ 192.168.1.1। व्हाट इज दिस 1.1? ये है आपका आईपी जो आपने स्विच को दिया था, जस्ट टू सी कि क्या आपका वीएम स्विच पे लॉगिन पिंग कर पा रहा है। देन आप यहाँ पे आएंगे, इट इज सेइंग नेटवर्क टाइम आउट। अब ये मेरा टाइम आउट हो गया है, तो दैट मीन्स कि मेरा पुट्टी जो है वो नहीं चला है। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, मुझे रिबूट करना चाहिए। इसको एक बार और रिबूट कर देता हूँ। ऑल्सो मुझे ये वेरीफाई करना चाहिए, ये आप देखेंगे सेंटोस का प्रॉम्प्ट आ रहा है। यहाँ पे आप डिवाइसेस में भी देख सकते हैं कि आपके नेटवर्क में क्या क्या है, नेट, सेकंड होस्ट ओनली अडेप्टर, यहाँ पे आप देखेंगे अलाउ ऑल, ये सब केबल कनेक्टेड, ये सेटिंग्स होती हैं। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसके बाद पुट्टी पे लॉगिन करेंगे। अगर मुझे पुट्टी पे लॉगिन करना है तो आई शुड से अगर आप पुट्टी करेंगे तो आपको पुट्टी पेज खुल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पुट्टी पे, तो यहाँ मैं लॉगिन करता हूँ पासवर्ड के साथ। ये मेरा कंसोल है, प्लीज रिमेम्बर ये मेरा कंसोल है। ओके, तो मैंने कुछ गलत पासवर्ड दिया है, रूट, देख सकते हैं। देन हम आते हैं पुट्टी के ऊपर।
तो पोर्ट में आईपी देंगे 192.168.1.2। ट्राई टू ओपन। तो अभी आप देखेंगे कि ये आपका बोलता है कि कैशे में इसकी रजिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट आया तो अभी आप लिखेंगे रूट एंड देन यहाँ से ये यूजर नेम था इस मशीन में लॉगिन करने का एंड देन यहाँ पे आप ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसका एक रीजन है टेक्निकली, इसको कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, बिकॉज अभी कोई फायदा नहीं लगता मुझे इस चीज को बताने का। अब आपका क्या कहते हैं पासवर्ड, तो ये आएगा आपका पासवर्ड। तो सेम मशीन को मैंने एक्सटर्नल रिमोट से लॉगिन किया है, सेम वीएम को मैंने कंसोल से ना लॉगिन करके मैंने उसे रिमोट से लॉगिन किया है। तो इससे फायदा क्या होता है कि कोई भी यूजर जो इस नेटवर्क के अंदर है वो इस मशीन को लॉगिन कर सकता है कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा लॉगिन हो गया। एक कमांड होती है यूनेम -a जिससे कि आप अपना मशीन का नाम देख सकते हैं। अब एक और कमांड मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ छोटी-छोटी कमांड्स हैं जो कि आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह आप लाइनक्स पे काम कर सकते हैं। होस्ट नेम ctl ये आपको बताता है आपके पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मशीन के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं ये फिक्स होस्ट नेम है, ये आइकन है इसका कंप्यूटर वीएम, चेसिस वीएम है, वर्चुअल मशीन है, मशीन की आईडी है, बूट आईडी है, वर्चुअलाइजेशन यूज्ड हो रहा है इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम CentOS 7 है। देन आप देख सकते हैं ये इसका कर्नल है और ये इसका आर्किटेक्चर है, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसके बारे में। अब आप कहते हैं कि यार मेरा काम खत्म हो गया, मुझे इसे पावर ऑफ करना है, तो पावर ऑफ जैसे हम नॉर्मली विंडोज में करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखते हैं पावर ऑफ, तो आप लिखेंगे पावर ऑफ और उसके बाद आपका ये बंद हो गया, दैट मीन्स कि आपका सिस्टम बंद हो गया है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि आपका CentOS पावर ऑफ हो चुका है, कंसोल बंद। तो इस तरीके से आप एक CentOS अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको फॉलो करें, आप अपने सिस्टम पे एक Oracle हाइपरवाइजर इंस्टॉल करें, Oracle वर्चुअलबॉक्स जैसा कि आप देख सकते हैं, डाउनलोड करें, नेटवर्क इंटरफेस में चेंजेस करें एंड देन आप एक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया CentOS, आप इसके अलावा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं और लाइनक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस सेशन में मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका दिन शुभ हो।